नमस्कार दोस्तों, क्लॉकमी के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अपन पुराने क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आए हैं उनको देखते हैं, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम की अगर प्रिपरेशन करते हैं तो उसके लिए हमें पुराने क्वेश्चंस देखकर उसको अपनी दिशा में, सही दिशा में तैयारी करने के लिए हमें बहुत बहुत ज़रूरी है। तो अपन कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये पुराने पेपर लेते हैं, और अब अप्रैल 2016 में जो एग्ज़ाम हुए थे उसके लगभग 35 से 40 पेपर हुए थे। उन सभी पेपरों को 2018-19 में लॉकडाउन से पहले वैकेंसी आने का लग रहा था, और उस वक्त मैंने ये सेव कर लिए थे और मेरे पास वो गूगल ड्राइव का लिंक मुझे मिल गया। तो ऐसे कैसे मैंने वहाँ से उठाया और मैंने ये वैकेंसी आते ही अपने उस पर भी शेयर कर दिया था। बाकी लोगों ने भी यहाँ से डाउनलोड किया है, और अपने ऐप पर भी ये पुराने पेपर्स आपको मिल जाएंगे, जिसमें 109 से 120, क्योंकि उसमें 12 क्वेश्चन फिक्स थे कि 12 क्वेश्चन इसके नगर पालिका संबंधित पार्ट भी जो अपना है उससे संबंधित प्रश्न आएंगे। तो अपन को पुराने पेपर देखने से बहुत लाभ मिलेगा, और एक बार तैयारी अपन कर रहे हैं तो उससे पहले अपन इस पेपर को अच्छे से करेंगे तो बहुत बेहतर होगा। एक बार देख लेंगे तो ठीक रहेगा। अपन पहला प्रश्न देखते हैं जो 2016 में आया था, एग्जाम ROEO एग्जाम 2016। एग्जाम 2016 में आया था ये, और ये पेपर ऑनलाइन हुए थे, इसलिए 35-40 पेपर हुए थे इसके, डेली बेसिस पे पेपर होते थे। और आपका प्रश्न स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। प्रश्न है, अंडर सेक्शन 10 of Rajasthan Municipalities Act 2009, what is the basis adopted for allotting the seats in wards for women belonging to backward classes? मतलब हिंदी में देखते हैं, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 10 के अंतर्गत, धारा 10 के बारे में पूछा है। पिछड़े वर्गों से संबंधित महिलाओं के लिए वार्डों में सीटों के आवंटित करने के लिए अपनाए गए आधार क्या हैं? जो वार्डों की सीटों के लिए आवंटन के लिए आधार अपनाए गए हैं वो क्या है? ऑप्शन ए है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, अनुपातिक प्रस्तुतिकरण, वैकेंसी अराइजिंग ऑन रिटायरमेंट, सेवानिवृत्ति पर उत्पन्न रिक्ति, रोटेशन ऑन डिफरेंट वार्ड्स, विभिन्न वार्ड में आवर्तन, और रिटायरमेंट ऑन रोटेशन, आवर्तन में सेवानिवृत्ति। तो आप अपना आंसर कमेंट में भी कर सकते हैं। दोस्तों, जो अपनी सेक्शन 10 है, धारा 10 है, वो किससे संबंधित है? डिटर्मिनेशन ऑफ वर्ड्स। डिटर्मिनेशन ऑफ वर्ड्स मतलब इसके लिए एक शब्द यूज किया गया है, वार्डों का अवधारण। वार्डों का अवधारण, अवधारण का मतलब निश्चय। और आपको सेक्शन 9 भी याद होनी चाहिए। सेक्शन 9 क्या है? सेक्शन 9 में है वार्डों में विभाजन। ठीक है, वार्डों में विभाजन। तो अब ये जो आपका सेक्शन 10 है जिसमें वार्डों का अवधारण है, इसमें कुल 5 उपधाराएं हैं। 5 उपधाराएं हैं। सब सेक्शन कितने हैं? टोटल 5। अब इन 5 उपधाराओं में से पहला क्या है? राज्य सरकार। राज्य सरकार जो है वो पहले एक आदेश द्वारा, किसी भी नगरपालिका का आदेश द्वारा सबसे पहले वार्डों की संख्या निश्चित करेगी कि कितनी संख्या होनी है। नगरपालिका में 20 वार्ड होंगे या 25 होंगे, ये सब तय करेगी। फिर दूसरी चीज, राज्य सरकार आदेश द्वारा वार्डों की सीमा तय करेगी कि इस वार्ड की यहां तक इसकी सीमा होगी। इसके अलावा तीसरी चीज, राज्य सरकार वार्डों में महिलाओं के लिए, और वो महिलाएं किस किस वर्ग की होंगी? ST SC और BC। BC में MBC EWS सारा शामिल हो जाएगा। उन सब की महिलाओं के लिए क्या करेगी? स्थानों का आरक्षण करेगी, है ना। और स्थानों का आरक्षण करेगी, और ये स्थानों का आरक्षण किस तरह से किया जाएगा? चक्रानुक्रम में। चक्रानुक्रम में मतलब आप समझ रहे हैं, एक बार
वार्ड नंबर 7 का नंबर आ जाएगा, अगली बार वार्ड नंबर 9 में से हो जाएगा, उसके बाद अगली बार वार्ड नंबर 13 से हो जाएगा। तो इस तरह से चक्रानुक्रम में सभी वार्डों का नंबर आएगा दोस्तों। तो ये इसका आंसर आपका क्या होगा, क्या होगा, चक्रानुक्रम। आवर्तन लिखा है रोटेशन, इसलिए इंग्लिश में करना अपन को बहुत जरूरी है। कुछ कुछ शब्दों को देखना है, अपन केवल आवर्तन के आधार पर ही रह गए तो उसमें थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए मैं ये करवा भी रहा हूं बार बार, तो आप इसको देख लेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। तो ये क्वेश्चन आपका 2016 में, अप्रैल 2016 में ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। आपका प्रश्न स्क्रीन पर है, व्हाट इज एन एरिया स्पेसिफाइड अंडर आर्टिकल 243। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र निर्दिष्ट है? इनमें से कौन सा क्षेत्र निर्दिष्ट है जो संविधान के 243 में निर्दिष्ट है? अब देखो, ये पेपर में मुझे अब में मिले हैं और अपन ने जो वीडियोज की शुरुआत करी थी उसमें भी 243 के बारे में अपन ने शुरू किया था, क्योंकि 243 से ही इस पूरे नगरपालिका नगर निगम से संबंधित सारे तथ्य जो शहरी प्रशासन है उसकी शुरुआत ही वहीं से होती है, इसलिए अपन को ये पढ़ना बहुत जरूरी है। आप आंसर कमेंट में करो दोस्तों। तो दोस्तों ये जो आपका क्वेश्चन है ना, इसका एक तो ये खासियत है कि ये 243 क्यू जो था आपका, ये कब जोड़ा गया था भारतीय संविधान में, कब जोड़ा गया था? ये दोस्तों भारतीय संविधान में 1949 में ही जोड़ दिया गया था। 1949 में ही जोड़ दिया गया था, मतलब जो मूल संविधान है ना उसमें ही 243 क्यू आपको जोड़ दिया गया था। जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुए थे उसमें नहीं, उससे पहले की बात है ये, ठीक है, उससे पहले की क्या बात है, ये 243 क्यू जोड़ा गया था। अब इसमें देख लेते हैं कि ये मतलब संविधान में था तो इसमें क्या क्या था। तो इसमें नगरपालिका का भाग है, उसको 3 तरह से निर्दिष्ट किए गए थे, 3 तरह के क्षेत्र निर्दिष्ट किए गए थे, और वो क्षेत्र 3 तरह के, पहला था संक्रमित क्षेत्र, ठीक है। आप ये जो क्वेश्चन है इसमें जो क्षेत्र निर्दिष्ट हैं वो कमेंट करो जो अपने अधिनियम में भी हैं, उन क्षेत्रों को जो संक्रमित, उपनगरीय, महानगरीय जो क्षेत्र हैं वो हमारे एक्ट में किस धारा में है वो आप कमेंट करो। अगर आप वीडियो पॉज करके करेंगे तो भी ठीक है ना। उपनगरीय क्षेत्र है ना, और तीसरा है आपका महानगरीय क्षेत्र। मैंने आपको ये आपकी इस अधिनियम 2009 में कौन सी धारा में शामिल किए गए हैं, वो आपकी धारा है 5, और धारा 5 का नाम है नगर पालिका की स्थापना एवं अवधारण, स्थापना एवं निगमन, स्थापना एवं निगमन है ना। नगर पालिका की स्थापना और निगमन धारा 5 में शामिल है। तो आपका इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा, संक्रमित क्षेत्र, ट्रांजिशनल एरिया, जो गांव से शहर में कन्वर्ट हो रहा है उसको हम संक्रमित क्षेत्र कहेंगे, और उसको हम क्या घोषित कर देंगे, नगर पालिका। नगर पालिका बोर्ड वहां बन जाएगा। और जो थोड़ा बड़ा है, ऑलरेडी शहर से बड़े शहर के रूप में कन्वर्ट हो रहा है, छोटे शहर से कस्बे से बड़े में कन्वर्ट हो रहा है, उसको हम बोलेंगे नगर परिषद, ठीक है, उसको बोलेंगे उपनगरीय क्षेत्र। और महानगरीय क्षेत्र जो उपनगरीय क्षेत्र से थोड़ा बदल रहा है और महानगर में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसको अपन इस तरह से 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। 3 क्षेत्र निर्दिष्ट हैं। अब इसमें ये है लघु ग्रामीण क्षेत्र, तो ये नहीं आएगा, ठीक है, सीमा शुल्क क्षेत्र तो ये नहीं आएगा। तो इस तरह से आपके इसमें आंसर हो जाएगा ट्रांजिशनल
क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपका तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। तीसरा प्रश्न क्या है आपकी स्क्रीन पर? अंडर विच सेक्शन ऑफ राजस्थान म्यूनिसिपल एक्ट 2009 फायर ब्रिगेड इज मेंटेन? राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के अंतर्गत फायर ब्रिगेड का संदर्भित किया जाता है? देखो पिछले साल एग्जाम, पिछले 2016 वाले एग्जाम में भी ये इस तरह का हिंदी शब्द पूछा गया है। मेंटेन्ड की जगह इन्होंने संदर्भित किया गया है, क्योंकि गूगल से ट्रांसलेट करते हैं ना, इसलिए। तो आपका आंसर होगा 257, 258, 255, 256। आंसर करो दोस्तों, मैं वेट करता हूँ। आपको अगर देखने में थोड़ा सा समय लग रहा है तो आप पॉज करके भी देख सकते हैं। तो दोस्तों जो ये अधिनियम है इसमें 3 धाराएं हैं, कुल 3 धाराएं हैं। और ये जो धाराएं हैं दोस्तों ये किससे संबंधित है? अग्निशमन से संबंधित। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, अग्निशमन से संबंधित कुल 3 धाराएं हैं नगरपालिका एक्ट में। अब वो धाराएं कौन कौन सी हैं? धारा 255, धारा 256 और धारा 257। 255, 56 और 57 में क्या है? नगरपालिका में अगर आग लग जाती है तो उससे संबंधित उपबंध 3 धाराओं में किए गए हैं। इसमें 255 में लिखा हुआ है कि अग्निशमन की अग्नि संबंधित सुरक्षा, नगरपालिका में अगर कहीं भी कोई आग लगती है तो नगरपालिका आग बुझाने की व्यवस्था करेगी तुरंत, जल्दी से, ताकि जन धन की हानि बिल्कुल ना के बराबर हो। तो ये धारा 255 में है दोस्तों। किस में है? धारा 255 में। फिर 256 में क्या है? 256 आपकी संबंधित है अग्निशमन दल की स्थापना है, स्थापना और उसका रख रखाव। ठीक है। फिर आपकी 257 में क्या है? 257 में है आपके उपबंध शक्तियां। जो अग्निशमन दल होगा तो वो आग बुझाने के लिए उसके पास अपनी शक्तियां होंगी कि वो कुछ कुछ कार्य आग बुझाने के लिए, अगर उसको जरूरत पड़ेगी तो कहीं से कोई तोड़फोड़ कर सकता है, किसी मकान में छेद कर सकते हैं, या फिर किसी को किसी कार्य करने के लिए प्रतिबंध कर सकते हैं। तो इस तरह की उनकी शक्तियों के बारे में उपबंध इसमें 257 में है। यहां सबसे पहला आपका 255 में क्या है? अग्निशमन संबंधित प्रावधान, मतलब नगरपालिका की रक्षा करेगी, नगरपालिका क्षेत्र की अगर आग से सुरक्षा करेगी। 256 में अग्निशमन दल की स्थापना के बारे में है और 257 में उसके शक्तियों के बारे में वर्णन किया गया है। इसलिए आपका आंसर 256 होगा। ठीक है। आपको इन प्रश्नों को करने से पता चलेगा कि आपको बहुत इससे लाभ होगा और आपको तैयारी आगे किस तरह से करनी है। बिना कि कुछ लोग बिना उसके ही सीधे रटने में लगे रहते हैं, तो उसके बजाय ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे हेल्पफुल होंगे दोस्तों, है ना। नेक्स्ट प्रश्न आपका स्क्रीन पर है। ये प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, in the state of Rajasthan within how many months from the date of municipality dissolution and election to constitute the same shall be completed? राजस्थान राज्य में नगरपालिका विघटन की स्थिति से कितने महीनों के भीतर चुनावों को संगठित करने का कार्य पूरा किया जाता है? ऑप्शन ए है 6 माह का, ऑप्शन बी है 15 दिन का,
ऑप्शन सी है 10 दिन 10 का और 10 माह का, और डी है 12 माह का। तो आप इसको रिप्लाई करो। तो इन ऑप्शन के आधार पर उत्तर दो। 6 महीने, 15 दिन, 15 महीने, 10 महीने और 12 महीने। तो इसमें आंसर क्या होगा दोस्तों? एक तो इन्होंने पूछा है विघटन की तिथि से कितने महीनों के भीतर चुनाव संगठित करने का कार्य पूरा किया जाएगा। मतलब नगर पालिका विघटित हो जाती है तो कितने दिन में किया जाएगा। इसके अलावा नगर पालिका कार्यकाल पूरा करती है ना, तो चुनाव का दोबारा होते हैं, या फिर विघटन से दोबारा होंगे। तो जब विघटन से दोबारा होंगे, इस अवधि में 6 माह के भीतर दोबारा चुनाव होने चाहिए। ठीक है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखने की है, ये किस में है आपका? धारा 11 में। धारा 11 में। और धारा 11 क्या है? नगर पालिका के निर्वाचन। नगर पालिका के निर्वाचन है ना, नगर पालिका के निर्वाचन से संबंधित है। सेक्शन 11 नगर पालिका के निर्वाचन से संबंधित है। और ये विघटन की तारीख से 6 माह के भीतर दोबारा चुनाव होंगे। एक चीज और याद रखनी है कि अगर ये समय कितना रहे? 6 माह से कम। मान लो नगर पालिका विघटित होती है 4 साल और 5 माह बाद, 7 माह बाद, तो समय बचा 5 माह। अब 5 माह जो बचेगा, उस 5 माह में क्या होगा? उस 5 माह में दोबारा क्या चुनाव होगा? नहीं। ऐसी स्थिति में चुनाव नए इलेक्शन के साथ में, आम चुनाव के साथ में 5 वर्ष पूरे होने के बाद में इसमें चुनाव होंगे। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है। अब अपन नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं जो आपकी स्क्रीन पर है। पांचवा प्रश्न क्या है? Which of the following includes in the term bridge under the Rajasthan Municipal Act 2009? राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत ब्रिज शब्द निम्न में से क्या निहित है? ब्रिज से मतलब क्या है? ये ब्रिज क्या होता है? तो अपन सब जानते हैं, ब्रिज इस तरह से पुलिया बनाते हैं, उसको अपन ब्रिज बोलते हैं। ये किसी नदी नाले पे बनाई जा सकती है, कुछ वैसे सड़क पर भी बनाई जा सकती है। तो ये कलवर्ट होता है, ये इंग्लिश वर्ड है पुलिया। यहाँ पुलिया दिया हुआ है, अगर यहाँ कलवर्ट ही लिखा होता तो हमें याद रखना है कलवर्ट। ब्रिज पुलिया को क्या बोलते हैं? कलवर्ट। बस इससे संबंधित यही है। तो हमें परिभाषा याद करने का बेनिफिट अपन को दिख रहा है इसमें। फिर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 6 आपका है आइडेंटिफाई द सेक्शन ऑफ द राजस्थान म्युनिसिपल एक्ट 2009 दैट स्पीक्स अबाउट मेकिंग फॉल्स डिक्लेरेशंस। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की वह कौन सी धारा है जो गलत घोषणा के बारे में बताती है? गलत घोषणा के बारे में बताती है ना। अप्रैल 2016 में एग्जाम हुआ था, उसमें आया हुआ है ये प्रश्न। तो कौन सी धारा है? धारा 15 है, धारा 13 है, धारा 16 है, धारा 14 है। तो इनमें से कौन सी धारा है जो मिथ्या घोषणा के बारे में बताती है? तो दोस्तों अपनी नगरपालिका अधिनियम में वर्णन किया गया है कि कोई अधिकारी या कर्मचारी निर्वाचक नामावलियां तैयार करते वक्त, निर्वाचक नामावली तैयार करते वक्त या फिर उनका करेक्शन करते वक्त
निर्वाचक नामावली तैयार करते वक्त या फिर उनका करेक्शन करते वक्त उसमें कोई खामी पाई जाती है, जो उसने चलाकर किसी उम्मीदवार को जिताने के लिए या किसी और पर्पज की वजह से उसने अगर ऐसा किया है, तो ऐसी स्थिति में उस कर्मचारी को साबित होने पर, सत्य पाए जाने पर कि उसने चलाकर ही ये मिथ्या घोषणा करी है, उसको 1 वर्ष के कारावास का प्रावधान है। 1 वर्ष के कारावास का प्रावधान है, ठीक है, 1 वर्ष के कारावास का प्रावधान है। साथ ही क्या है, साथ ही उसके 2000 रुपए से 5000 रुपए तक हर्जाना है। हर्जाना मतलब उसको 1 वर्ष तक के कारावास और 2000 रुपए से 5000 तक का हर्जाना। और उस धारा का नाम है मिथ्या घोषणा करना। और ये धारा कौन सी है आपकी, सेक्शन 15। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ए। देखो मैंने क्या बताया, गलत घोषणा के बारे में है, किसमें, निर्वाचन मतदाताओं की सूची तैयार करते वक्त कोई रजिस्ट्रेशन अधिकारी या फिर सूची तैयार करने वाला कर्मचारी क्या करता है, कुछ सूची तैयार करते वक्त कोई मिथ्या घोषणा कर देता है चलाकर इरादतन, तो ऐसी स्थिति में उसको सजा का प्रावधान है। कितना, 1 वर्ष और 2000 से 5000 तक का जुर्माना है। 2000 से 5000 जुर्माना है। तो ये आपको याद रखना है। धारा का नाम है मिथ्या घोषणा करना दोस्तों, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, पढ़ते हैं इसको। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में सभी उम्मीदवारों के लिए नगरपालिका चुनाव रद्द करने पर तत्काल परिणाम क्या होगा। सभी उम्मीदवारों के नगरपालिका चुनाव रद्द करने पर तत्काल परिणाम क्या होगा, ठीक है। नगरपालिका के लिए राष्ट्रपति शासन, नगरपालिका के लिए उपचुनाव, नगरपालिका के लिए आम चुनाव और नगरपालिका का विघटन। तो दोस्तों एक तो मैं बताऊं कि मैं इसका क्वेश्चन बना रहा था खुद ही, और क्वेश्चन बनाते वक्त मैंने इसकी जगह, चुनाव रद्द की जगह मैंने रखा था चुनाव उम्मीदवार का शून्य होना, उम्मीदवार का शून्य होना, है ना। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जो मैंने ऑप्शन बनाए थे ना, वो भी लगभग सेम थे। एक तो मैंने ये राष्ट्रपति शासन वाला मैंने ऑप्शन नहीं रखा था, और ये बाकी ये ऑप्शन थे किसी न किसी रूप में, उसकी भाषा में थोड़ा सा अंतर था। तो इस तरह से अपने जो क्वेश्चन भी आने वाले हैं ना, जो सारे धाराओं के हिसाब से हैं, और वो लगभग 40 के आसपास मैंने रेडी कर दिए, 38 39 के आसपास रेडी कर दिए धाराओं तक। आगे भी आपको मिलने वाले हैं, तो वो जल्दी मिल जाएंगे, उसका करेक्शन देखा जाएगा, चेक किया जाएगा, और उसके बाद आपको वो क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। तो इसका आंसर आप करो दोस्तों, क्या होगा। 1 मिनट ले लो, आप इसको पॉज करके दोबारा कर सकते हो। तो इसमें चुनाव जो उम्मीदवार होता है उसका निर्वाचन शून्य घोषित किया जाता है, निर्वाचन शून्य घोषित किया जाता है। अब ये निर्वाचन शून्य घोषित कैसे किया जाएगा कि मान लो इलेक्शन हो गया और इलेक्शन के बाद में वो उम्मीदवार योग्य नहीं होता है, उसने मान लो 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं करी है, या फिर वो भ्रष्ट आचरण में लिप्त है और उसको 6 साल नहीं हुए हैं, इस तरह की कोई ना कोई उसमें अयोग्यता पाई जाती है और वो साबित हो जाती है न्यायालय द्वारा। ऐसी स्थिति में वो सदस्य उस निर्वाचन से हटा दिया जाएगा, उसका चुनाव रद्द कर दिया जाएगा। अब ऐसी स्थिति पूरी नगरपालिका के 2/3 या इससे अधिक सदस्यों पर हो जाए तो क्या होगा। ऐसे में राज्य सरकार, कौन, राज्य सरकार, राज्य सरकार आदेश द्वारा उस नगरपालिका को विघटित कर सकती है,
विघटित कर सकती है। अब ये विघटित कर सकती है तो इसमें क्या उसके पास आपका आंसर होगा डिसोल्यूशन ऑफ म्युनिसिपलिटी, नगर पालिका का विघटन। अब विघटन उसने कर दिया, इस विघटन से पहले की स्थिति क्या है कि धारा ये किस में है, धारा 33 में है। ये आपका दिया हुआ है सेक्शन 33, और सेक्शन 33 क्या है, नगर पालिका सदस्यों की, नगर पालिका सदस्यों की, सभी सदस्यों की निर्वाचन अपास्त होने की स्थिति में, जो अपास्त का मतलब रद्द होना, तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार उसको नगरपालिका को विघटित कर देगी। राज्य सरकार नगरपालिका को विघटित कर सकती है कौन सी धारा के अनुसार, 322 के अनुसार। 322 के अनुसार, 322 के अनुसार क्या कर सकती है राज्य सरकार, अगर मिलता है कि सदस्यों की संख्या, नगरपालिका के सदस्यों की संख्या मान लो टोटल 30 है और उसमें से 20 सदस्य भी नहीं बचते, 20 से ज्यादा सदस्य क्या अयोग्य घोषित हो जाते हैं या उनका निर्वाचन शून्य घोषित हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार उस नगर पालिका को विघटित घोषित कर सकती है और फिर दोबारा चुनाव होगा उसके लिए। अगर 6 महीने से कम समय बचा है तो नए चुनाव के साथ में ही चुनाव होगा। तो इसमें आपका आंसर होगा डिसोल्यूशन। इसमें क्या क्या याद रखना है, धारा 31 के उपबंधों के अनुसार उसमें क्या होता है, जिला न्यायाधीश देता है, और धारा 32 के उपबंधों के अनुसार जिसमें क्या है, जिला न्यायाधीश के निर्णयों के विरुद्ध अपील की जा सकती है, और कहाँ पर, उच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय के निर्णयों के अनुसार। अगर नगर पालिका के 2/3 से अधिक सदस्य शून्य घोषित हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, नगर पालिका को राज्य सरकार विघटित कर देगी। और ये शक्तियां किस धारा में है राज्य सरकार की, 332 में इनका उपबंध किया गया है। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं अपना प्रश्न दोस्तों, 8वां प्रश्न। आपका 8वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। क्या है प्रश्न आपका, प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार किसी नगर निगम के एक अधिकारी को दूसरे नगर निगम में स्थानांतरण करने का अधिकार है। नगर निगम की बात कर रहा है, नगरपालिका का ही एक पार्ट है दोस्तों, और उसका अधिकारी का स्थानांतरण हो रहा है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करेगा, अध्यक्ष करेगा, स्टेट गवर्नमेंट करेगी, चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर करेगा, मुख्य नगरपालिका अधिकारी करेगा। तो आप इसका आंसर बताओ। तो इस संबंधी प्रावधान, स्थानांतरण संबंधी प्रावधान अपने नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 336 में किया गया है दोस्तों। और इसमें क्या प्रावधान किया गया है, एक नगरपालिका से दूसरी में स्थानांतरण, ठीक है। अब स्थानांतरण की अपन बात कर रहे हैं, तो ये स्थानांतरण कौन कर सकता है, ये दोस्तों राज्य सरकार कर सकती है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट। आंसर क्या आएगा आपका, स्टेट गवर्नमेंट, सी आंसर आएगा। ये प्रश्न आपके अप्रैल 2016 में पूछा गया था एग्जाम में, ठीक है। अब आपको इस धारा संबंधित एक और चीज, धारा 336 में क्या है, स्थानांतरण की बात करी गई है, लेकिन इसमें ये और बोला गया है कि राज्य सरकार किसी कर्मचारी या अधिकारी को आदेश द्वारा जोधपुर नगर निगम, जोधपुर विकास प्राधिकरण अलग होता है ना, विकास प्राधिकरण, जयपुर विकास प्राधिकरण, या इस तरह का कोई ट्रस्ट हो, ट्रस्ट, नगर निकाय विकास, नगर निगम के विकास, नगर निकायों के विकास, निकास के लिए
कोई ट्रस्ट या न्यास हो या कोई निकाय हो, उसमें राज्य सरकार आदेश द्वारा ट्रांसफर कर सकती है। तो क्वेश्चन था आपका, नगर निगम के एक अधिकारी को दूसरे नगर निगम में कौन ट्रांसफर कर सकता है? स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, राज्य सरकार कर सकती है। ये किस धारा में उपबंध किया गया है? धारा 336। क्या है? एक नगरपालिका से दूसरी नगरपालिका में स्थानांतरण। ठीक है, राज्य सरकार चाहे तो जोधपुर विकास प्राधिकरण और जयपुर विकास प्राधिकरण या इसी तरह का कोई ट्रस्ट बना हुआ है इससे संबंधित, नगरीय निकाय से संबंधित, तो उसमें स्थानांतरण कर सकती है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न अपन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है ये, प्रश्न है व्हाट इज सेक्शन 37 ऑफ द राजस्थान म्यूनिसिपल एक्ट 2009? राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 37 क्या है? 37 क्या है? करप्ट प्रैक्टिसेस, भ्रष्टाचरण, कैजुअल वैकेंसी, हाउ टू बी फिल्ड, आकस्मिक रिक्ति को कैसे भरा जाए, ऑथ ऑफ ऑफिस, पद की शपथ, राइट टू वोट, मतदान का अधिकार। तो इसका आंसर दोस्तों आप कमेंट करो। तो इसमें क्या क्या आएगा? क्वेश्चन तो इसमें बात की गई है दोस्तों धारा 37 में क्या है। अब ये शो करता है कि आपको धाराएं कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं कि आपको धाराएं याद होनी चाहिए, इनका सीक्वेंस भी याद होना चाहिए कि कौन सी धारा किस संबंधित है। और आपको मैं डेफिनेटली बता रहा हूँ, धारा यहाँ देगा, धारा ये, धारा ये, धारा ये, और मैच करवाएगा। और ये क्वेश्चन आप देख लेना, ऐसे एटलीस्ट एक दो क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेंगे मैच करवाने वाले। धारा इधर देगा और वो धारा किससे संबंधित है? अपराध से संबंधित है या क्या है? तो अब इसमें देखें कि क्या है भ्रष्टाचरण। तो ये धारा 29 में दिया हुआ है। और भ्रष्टाचरण में क्या क्या शामिल है? कोई रिश्वत देता है वो, या फिर किसी को मनोरंजन की कोई और अन्य वो देता है, या फिर करप्ट प्रैक्टिस करता है ना उसमें। और आकस्मिक रिक्ति को कैसे भरा जाएगा, ये धारा 27 में भरा हुआ है, लिखा हुआ है। अचानक से मान लो आकस्मिक रिक्ति हो गई, किसी भी सदस्य की मान लो एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई, ऐसा होना नहीं चाहिए, मृत्यु हो गई, ऐसी स्थिति में क्या उसकी जगह उपनिर्वाचन करवाया जाएगा और उसका प्रावधान है ना, ये है। औथ जो है, इसके अलावा मतदान का अधिकार धारा 25 में है ना। सभी सदस्य जो योग्य हैं वो मतदान के अधिकारी हैं। उसको 21 मतदान देने के लिए 18 वर्ष का होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, है ना। और उसमें निर्वाचक नामावली में उसका नाम होना चाहिए, तो वो मत दे सकता है। अब अपन मेन मुद्दे पे आते हैं। इस प्रश्न का मेन मुद्दा क्या है? औथ पद की शपथ। ये धारा 37 की बात है। धारा 37 में क्या लिखा हुआ है कि राज्य सरकार द्वारा पद की शपथ लेगा, राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष। और ये सेम प्रश्न पूछा भी गया है ना। और मैंने अपनी जो टेस्ट सीरीज रेडी करी है, इससे संबंधित प्रश्न अच्छे से उसमें इंक्लूड भी किया है, उसकी व्याख्या भी अच्छे से करी है डिटेल्ड। वो आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम पे, उस पे ऐप पे। और दूसरी चीज़ कि हमारे ऐप पे इस पुराने पेपर्स की पीडीएफ पड़ी हुई हैं, तो आप उसमें 109 से 120 तक के क्वेश्चन देख के इन क्वेश्चनों को एज इट इज़ वहाँ प्राप्त कर सकते हैं। जो ऑनलाइन पेपर हुए थे वो पेपर हमने पुराने पेपर्स उसमें डाल रखे हैं दोस्तों। तो वो उसके क्वेश्चन नंबर 109 से 120, क्योंकि लास्ट के 12 क्वेश्चन ही उसमें है, वो आप देख सकते हैं। तीसरी चीज़ इस संबंधित क्या था? प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष वो शपथ लेगा। इसके अलावा शपथ में ये भी है कि निर्वाचित जो सदस्य हैं, निर्वाचित सदस्य
प्रथम बैठक, जब सदस्यों की प्रथम बैठक होती है उससे 1 माह, है ना, और उप निर्वाचन की तारीख से 1 माह, है ना, और मनोनीत सदस्यों की मनोनयन की तारीख से 1 माह के भीतर शपथ लेनी होगी। और अगर इसमें फेल होता है, शपथ लेने में असमर्थ रहता है, तो वो क्या माना जाएगा? सदस्य नहीं रह जाएगा, वो सदस्य नहीं रह जाएगा। ठीक है। अब इसमें छूट दी गई है, किसको छूट दी गई है? जो कैदी हैं, और कैदी भी कैसे हैं? विचाराधीन कैदी हैं। तो विचाराधीन कैदी को छूट दी गई है कि आप 20 दिन के लिए, मान लो कोई बेचारा निर्दोष है व्यक्ति, और वो निर्दोष व्यक्ति किसी दौरान कैद में रहता है और उसको शपथ लेने में असमर्थता रहती है। 20 दिन का मैंने उदाहरण भी दिया था वीडियो में। तो 20 दिन मान लो रहता है, तो वो 20 दिन हटा दिए जाएंगे और उसको 50 कर दिया जाएगा। ठीक है, 50 डेज कर दिया जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका था शपथ संबंधित। तो ये शो करता है क्वेश्चन कि आपको धाराएं बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए और उनका सीक्वेंस भी याद होना चाहिए। क्या? सीक्वेंस भी याद होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपका स्क्रीन पर है। क्या है प्रश्न? प्रश्न है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की कौन सी धारा प्रत्येक वार्ड की मतदाता सूची से संबंधित है? मतदाता सूची से संबंधित कौन सी धारा है? इस प्रश्न में दोस्तों राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की प्रत्येक वार्ड जो है मतदाता सूची से संबंधित कौन सा धारा है। अब यहाँ फिर वो आपको धारा का संबंधित प्रश्न आ गया, तो आपको धारा को याद करना जरूरी है। क्या याद करना जरूरी है? सीक्वेंस आपको याद होनी चाहिए, और उसको याद करने के लिए आप अध्याय याद करो, अध्याय की पूरी धाराओं को याद करो, उससे आपको हो जाएगा। तो अब इसमें धारा 10 में क्या है? वार्डों का अवधारण। वार्डों का अवधारण ये अपन ने आज ही इसी वीडियो में अपन ने पहले डिस्कस भी किया है। वार्डों का अवधारण का मतलब है कि उस नगर पालिका में कितने वार्ड होंगे टोटल, है ना, 15 होंगे, 20 होंगे, ये फिर उसकी सीमा निर्धारित होगी कि इसकी सीमा, इस वार्ड की सीमा यहाँ से यहाँ तक होगी, उस वार्ड की सीमा वहाँ से वहाँ तक होगी। ये धारा 10 में है। धारा 11 में निर्वाचन, नगर पालिका का निर्वाचन संबंधित है कि उसका निर्वाचन होगा, उस संबंधित प्रावधान है। धारा 12 में आपका डेलीगेशन ऑफ फंक्शंस, किसके फंक्शंस? निर्वाचन आयोग के, राज्य निर्वाचन आयोग है उसके फंक्शन का प्रत्यायोजन, और ये फंक्शन किसको देगा? उप आयुक्त। चुनाव आयोग किसको नियुक्त कर देगा? डिप्टी कमिश्नर को नियुक्त कर देगा कि आप ये नगर पालिका के पूरे चुनाव करवाओ, सारा काम आप देखो, उसको पावर्स दे देगा, क्योंकि चुनाव आयोग के पास और बहुत सारे काम होते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या है? 13। धारा 13 में क्या लिखा हुआ है? प्रत्येक वार्ड की मतदाता सूची तैयार करवाना। अब ये मतदाता सूची करवाने के लिए रजिस्ट्रेशन अधिकारी होगा, उस संबंधित प्रावधान है। और दूसरी चीज़ ये है कि उस रजिस्ट्रेशन अधिकारी को कर्मचारी उपलब्ध करवाएगा। कौन करवाएगा? स्थानीय प्राधिकारी उपलब्ध करवाएगा। ठीक है, तो ये सभी प्रावधान इसमें है, और अपन ऐसे 10-10 क्वेश्चंस लेते रहेंगे और इसको श्रृंखला को आगे लेके चलेंगे। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि ये विद सॉल्यूशन आपको ऐप पर अटेम्प्ट करने को मिल जाएगा, जिसको आप अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। और ये 10 प्रश्न नहीं है, मैंने कितना सारा किया है, एक एक डिटेल कर दी, तो आपको लगभग आधा घंटे में, 40 मिनट में आपको 100 प्रश्न याद हो सकते हैं। 80-100 क्वेश्चन इसके माध्यम से हो जाएंगे। इसी तरह अपना चलता रहेगा। इसको करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको तैयारी
करते वक्त आपको ये मालूम हो जाएगा कि किस तरह से क्या क्या पूछा जाता है और किस तरह के प्रश्न आते हैं। किसी भी एग्ज़ाम की हम प्रिपरेशन करते हैं तो पहले पुराने क्वेश्चन देखते ही हैं, और ये उसके लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा अवसर है कि हमारे पास क्वेश्चन उपलब्ध हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और दूसरी चीज़ ऐप डाउनलोड करके आप हमारा कोर्स मात्र 399 और 499 में परचेज कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।